नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में कविता कन्यादान पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं ऋतुराज। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 साल तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके प्रमुख काव्य संग्रह जो हैं, जिसमें से है मरणधर्मा और अन्य, पुल पर रानी, सूरत नीरत और लीला मुखराविद। प्रस्तुत कविता कन्यादान में कवि ऋतुराज ने माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श के रूप से हटकर सीख जो देती है, उसका वर्णन किया है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। मतलब आदर्श के तौर पर वे बंधन होते हैं जो स्त्रियों को एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका अनुसरण करना पड़ता है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में आदर्शीकरण का प्रतिकार है, यानी कि आदर्श की जो भावनाएं, जो ऐसी विश्वास हैं जिन्हें शायद एक लड़की मानते हुए हिचकती है, लेकिन मानना भी पड़ता है, तो उनका भी हम इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वहां पर आप उसको छोड़ भी सकते हैं। बेटी माँ का सबसे निकट और उसके दुख सुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता कन्यादान। कन्यादान पहला पद्यांश है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जो प्रस्तुत पद्यांश है, इसमें कवि कह रहे हैं कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख जो है वो करुणापूर्ण और स्वाभाविक था, क्योंकि वो अपनी लड़की को दान में दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी वह लड़की संपूर्ण जीवन का संचित अंतिम धन है, जिसे आज वह दूसरों को सौंपने जा रही है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके दुख सुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी भी कहा गया है, क्योंकि कविता में कहा गया है कि जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे किसी व्यक्ति के पास केवल अंतिम पूंजी रह गई है और वो भी अब किसी ने ले ली है अपने पास, तो ऐसा लग रहा था लड़की को दान में देते वक्त। आगे पद्यांश है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था, पर दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इस पद्यांश का जो अर्थ है वो इस प्रकार है कि कवि कहना चाहता है कि जो लड़की थी वो भी भोली भाली थी, उसमें शायद इतनी समझ नहीं थी कि उसका विवाह तय कर दिया जाए, क्योंकि उसमें शायद अभी समाज की या दुनियादारी की समझ नहीं आई थी। उसे सुख का आभास तो था, जिस प्रकार से पिता के घर में रहती हुई प्रत्येक लड़की को सिर्फ सुखों का ही आभास होता है, उसी प्रकार से उस लड़की को भी केवल सुखों का ही आभास था, क्योंकि अब तक जितने भी जीवन में या सामाजिक जो दुख होते हैं वो उसके माता पिता ने ही देखे थे। उसने अभी तक किसी भी दुख को इस प्रकार से नहीं झेला था जो शायद आगे उसे सामाजिक तौर पर मिल सकते थे। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी कि वो अभी समाज के दुनियादारों के बारे में केवल कुछ ही जानती थी, बहुत कुछ नहीं जानती थी। समाज का केवल एक अंश ही उसने देखा था। तो कवि जो है इस पद्यांश में कहना चाहता है कि माँ की दृष्टि में लड़की अभी समझदार नहीं हुई थी, वह अभी इतनी भोली और सरल थी कि जीवन में आने वाले सुखों का तो अनुभव कर सकती थी, लेकिन दुखों को पढ़ना, उन्हें सहन करना उसे नहीं आता था। वह कम रोशनी में पढ़ने वाली पाठिका के समान थी। उसे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। उसे थोड़ा बहुत स्त्री के परंपरागत जीवन और बंधी बंधाई परिपाटी का ही ज्ञान था। अगला पद्यांश है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अब इस पद्यांश में कवि जो है वो आदर्शों से हटकर, लीक से हटकर चलने के लिए कह रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि माँ जो है वो कहती है अपनी बेटी को, कि माँ अपनी बेटी को कह रही है, तुम अपने शरीर की कोमलता और सुंदरता को देखकर मन ही मन खुश मत होना, पानी में झांक कर चेहरे पर मत रीझना, मन ही मन खुश मत होना, अपनी कोमलता के ही विषय में सोचते हुए कमजोर मत बनी रहना। आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, उससे अपने शरीर को जलाया नहीं जाता। यहाँ पर एक जो व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, समाज की उस तस्वीर को उजागर किया गया है जिसमें स्त्रियों को जलाकर मार दिया जाता है। तो माँ जो है अपनी बेटी को यहाँ पर एक तरह से हिम्मत और साहस देने का कार्य कर रही है। वो कह रही है कि आग जो है उस पर रोटियां सेकी जाती हैं, ना कि उस पर जलाया जाता है, मतलब शरीर को जलाया जाता है। उसी के संबंध में माँ जो है अपनी बेटी को समझा रही है कि समाज की परंपरागत व्यवस्था है, उसके चलते अन्याय सहन नहीं करना। जिस प्रकार मनुष्य शब्दों के भ्रमों में बंधन में बंधा रहता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री का जीवन कपड़े और गहनों के आधार पर संबंध में बंधा रहता है। स्त्री समाज की परंपराओं के अनुसार संबंधों को निभाने के लिए विवश दिखाई देती है। तो इसमें भी जो आदर्शों से हट कर चलने के लिए कवि जो है एक माँ के माध्यम से बेटी को शिक्षा दे रहा है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस पंक्ति में माँ जो है वो बेटी को समझाते हुए कहती है कि तुम लड़कियों जैसी कोमलता, सौम्यता, आदर्शों और संस्कारों को तो उनका तो पालन अवश्य करना, लेकिन लड़कियों जैसी दुर्बलता, कमजोरी और स्त्री के लिए निर्धारित परंपरागत आदर्शों को न अपनाने की शिक्षा देती है। वो कहती है कि लड़की जैसे गुण संस्कार तो हो, लेकिन उन जैसी कमजोरी, उन जैसी निर्हीता को नहीं अपनाना, क्योंकि स्त्री की सुंदरता और कोमलता के गौरव पर कमजोरी का आवरण चढ़ाकर उसका उपहास किया जाता है। स्त्री को कमजोर समझा जाता है शारीरिक और मानसिक तौर पर। तो वही माँ जो है वो अपनी बेटी को समझा रही है कि शारीरिक और मानसिक तौर पर अपनी हिम्मत को बंधाए रखना, अपने आप में हिम्मत रखना, किसी प्रकार से भी कमजोर मत होना। तो प्रस्तुत कविता जैसा कि नाम से ही है, कन्यादान शब्द की कन्या का दान देना अर्थात लड़की के विवाह की बात की जा रही है। उसके विवाह के समय पर जो माँ के द्वारा दी गई शिक्षा है उसकी बात की जा रही है। उसकी बात की जा रही है कि किस प्रकार से माँ जो है अपनी बेटी को शिक्षा देती है, माँ जो है किस प्रकार से उसे समझा रही है कि किस प्रकार उसे सविवाह के उपरांत अपने घर में रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है। लड़कियों जैसी कोमलता, जैसे कि समाज में महिलाओं को या लड़कियों को कमजोर समझा जाता है, लेकिन उसे अपने शरीर, मतलब लड़कियों के हर आदर्श का पालन करना है, लेकिन केवल कमजोर नहीं पड़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके प्रश्न अभ्यास। सबसे पहला प्रश्न जो है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ की समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं जो आदर्श की डोरी से बंधे होते हैं। लड़की की कोमलता, सुंदरता और भावुकता को उसकी कमजोरी कहा जाता है, इसलिए इन आदर्शों को त्याग कर लड़की की माँ ने लड़की को लड़की जैसी दिखाई न देने के लिए कहा है। प्रश्न नंबर 2 है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसका क भाग है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि समाज में स्त्री का कोई महत्व नहीं है, कदम कदम पर उसका शोषण और अधिकारों का दमन हो रहा है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है और उसे जिंदा जला दिया जाता है। इस पंक्ति के माध्यम से ऐसा पता लगता है। दूसरे का ख भाग है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा ताकि वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों का भली प्रकार से पालन कर सके, भली प्रकार से उन्हें पहचान सके। वो पहचान सके कि अच्छा और बुरा क्या है, उसे अच्छे बुरे की समझ हो सके। प्रश्न नंबर 3 है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश के कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि उभर कर आपके सामने आई है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लड़की ने परिवार और समाज में स्त्री संबंधी जो परंपरागत आदर्श देखे थे उन्हीं का थोड़ा बहुत उसे अनुभव था। परंपरा के रूप में वो चली आ रही रीति और संस्कारों को जानने की दृष्टि में उसके जीवन का आरंभ था।
वह सीधे सरल स्वभाव की लड़की थी और उसे व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। प्रश्न नंबर 4 है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लगती है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि माँ बेटी के सबसे निकट होती है, उसके सुख दुख में हाथ बटाने के लिए ही होती है, इसलिए माँ को बेटी जो है अपनी अंतिम पूंजी लगती है। प्रश्न नंबर 5 है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा है कि अपनी सुंदरता और कोमलता पर आकर्षित होकर मन ही मन प्रसन्न मत होना, क्योंकि इन सबके पीछे समाज स्त्री को कमजोरी की नजर से देखता है कि स्त्री जो है वो कमजोर है, जो चीज जिस कार्य के लिए बनी है उसी के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, स्वयं को जलाने के लिए नहीं है। स्त्री के जीवन में कपड़े और गहने बंधन का कार्य करते हैं। तुम लड़के वाले सभी गुण तो अपनाना, किंतु लड़की की तरह कमजोर और निरह मत बनना। अपने अधिकारों और शक्ति को पहचानना, किसी भी अवस्था में कमजोर मत पड़ना। और इस प्रकार मां ने संचित अनुभवों के माध्यम से परंपरागत आदर्शों से हटकर सीख ली है। रचना और अभिव्यक्ति का एक प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहां तक उचित है? तो कन्या के साथ दान की बात करना कहां तक उचित है, इसमें आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। जिसे इस प्रकार का अर्थ हम लिख सकते हैं कि दान का अर्थ होता है कि दान में दे देना किसी को, फिर उसके बारे में मत नहीं सोचना। जैसे हम अगर कहीं पर दान देते हैं, किसी संस्था में, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में या किसी भी जगह पर, तो हम ये नहीं सोचते कि हमने जो जितने भी, अगर हम रुपयों का दान करते हैं तो जो रुपए हम दे देते हैं उसे वापस उम्मीद नहीं करते हमें मिले, तो वो होता है दान। तो दान का अर्थ होता है देना। जब कोई वस्तु किसी को निमित कर दी जाती है, जब कोई वस्तु किसी को दे दी जाती है, तो वो दान होता है और देने वाले का फिर उससे कोई संबंध नहीं होता। लेकिन कन्या के रूप में दान का अभिप्राय का मतलब है कि कन्या को दान में दे देना और फिर उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना, जो कि स्वाभाविक तौर पर गलत है। दान शब्द से यह अभिप्राय नहीं है कि उसका हमेशा के लिए अपने परिवार से विच्छेद हो गया है, या हमेशा के लिए वो अपने परिवार से अलग हो गई है, या उसका परिवार उससे कोई संबंध नहीं रखेगा। लड़की को अपनी इच्छा अनुसार वस्तुएं दी जाती हैं, दान की जाती हैं, किंतु उसे कन्या का दान देना नहीं कहा जा सकता। हमारी दृष्टि में यह अनुचित है, यह सर्वथा अनुचित है। तो आशा करते हैं कि आपको कविता और साथ ही साथ प्रश्न अभ्यास जो है वो इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।